हेलो फ्रेंड्स एंड मेडो स्टूडेंट, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के इस वीडियो में हम लोग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम बायो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम, और अगर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उपलब्धता। तो जो हमारी ड्रग है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना उपलब्ध है उसी को हम लोग बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, द थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म to deliver the medicament to site of action at a rate and amount sufficient to elicit desired pharmacological response। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसकी वो एबिलिटी, जिससे कि वो उसके अंदर का जो है मेडिकामेंट है या ड्रग है उसको हमारे साइट ऑफ एक्शन पे सफिशियंट रेट और अमाउंट के साथ में डिलीवर करता है, जिससे कि हमें एक डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस उसका देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसकी ये एबिलिटी या एट्रीब्यूट को ही हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कहते हैं, या बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कहते हैं, या सिंपली उसकी हम बायो अवेलेबिलिटी इसको कहते हैं। तो अगर आसान तरीके से कहें तो जो हमारी ड्रग है वो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किस रेट और अमाउंट से हमारे साइट ऑफ एक्शन पे एक तरह से डिलीवर हो रही है, उससे उसका जो है थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये एक सफिशिएंट रेट और अमाउंट के साथ में हमारे साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर हो रही है तो उससे जो हमें डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो प्राप्त होता है, और वो इसकी हम कह सकते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को प्रूव करता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म। तो जो हमारी डोजेज फॉर्म है उससे अनचेंज ड्रग किस रेट और अमाउंट या एक्सटेंट में एब्जॉर्ब हो रही है वही उसकी सिंपली बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे अनचेंज ड्रग की बात कर रहे हैं। तो अगर जो हमारी ड्रग है वो चेंज हो जा रही है तो उसका हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देखने को प्राप्त नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कितना अमाउंट और किस रेट से हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है हमारी डोजेज फॉर्म से अनचेंज फॉर्म में, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो अगर हम रेट की बात करते हैं या हम बात करते हैं रैपिडिटी की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन द रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिजायर्ड। जब हमें तेज ऑनसेट ऑफ एक्शन डिजायर्ड होता है, में जो हमारा एक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो, ये अगर हमें डिजायर्ड होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा रेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो लाइक अगर ऐसी कंडीशन है या हम कह सकते हैं कि एक्यूट कंडीशन है लाइक अस्थमा है या मतलब पेन है, तो उस कंडीशन में जितना तेजी से हमारी ड्रग एब्जॉर्ब होके हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी उतना ही तेजी से हमें उसका रिस्पांस देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन एंड एपिलेप्सी। तो अगर एक तरह से हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारी ड्रग है अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे पहुँच रही है तभी वो हमारे इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से कंट्रोल या उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सटेंट है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे अलग अलग रूट ऑफ है एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से हमारे ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो हमारा होता है पेरेंट्रल रूट होता है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में उससे कम है हमारा ओरल रूट, उसके बाद है रेक्टल रूट, और सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी हमें टॉपिकल रूट में देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम पेरेंट्रल
रूट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसको कंप्लीटली बाईपास हम एक तरह से कर देते हैं। जो भी हमारी ड्रग है उसको हम लोग सीधे अपने ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक तरह से इंसर्ट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमें अपने ड्रग की या अपने डोजेज फॉर्म की 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम एक तरह से ओरल की बात करते हैं तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं पेरेंटल से तो उससे कम जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है ओरल में है, उससे कम हमारा रेक्टल में है, और सबसे कम टॉपिकल रूट में हमें बायो अवेलेबिलिटी अपने डोजेज फॉर्म में या हमारी ड्रग की देखने की प्राप्त होती है। इस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी और सिंपली अवेलेबिलिटी। तो जो हमारी ड्रग है किस अमाउंट में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच हो रही है हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, वो उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी कहलाता है या सिंपली उसकी अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द बायो अवेलेबल फ्रैक्शन की, जिसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, तो जो हमारा एफ है रिफर टू द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज दैट इंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स हमने जो हमारी कितनी डोज एडमिनिस्टर की और कितनी डोज या हमारी जो डोज का कितना फ्रैक्शन जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर इंटर हुआ, वो हमारा बेसिकली कहलाता है बायो अवेलेबल फ्रैक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा F इज इक्वल टू बायो अवेलेबल डोज अपॉन एडमिनिस्टर्ड डोज। तो जो हमारी डोज है उसकी हमने कितनी क्वांटिटी एडमिनिस्टर की और कितना वो एक तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल हुई, उसका जो रेशियो है वही हमारा एक तरह से बायो अवेलेबल फ्रैक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी स्टडी। तो जो हमारा बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज हैं उनके क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा है पहला ऑब्जेक्टिव दैट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए सुइटेबल डोजेज फॉर्म फॉर ए न्यू ड्रग एंटाइटी टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ इट्स थेरेप्यूटिक यूटिलिटी। तो अगर कोई हमारी न्यू ड्रग एंटाइटी है तो उसको हम किस सुटेबल डोजेज फॉर्म में एक तरह से वो डेवलप करें जिससे कि उसकी जो है वो थेरेप्यूटिक यूटिलिटी है वो अच्छी हो, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है वो दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपिएंट पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पॉसिबल इंटरेक्शन विद द अदर ड्रग ऑन द इफिशिएंसी ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो इस चीज़ को एक तरह से डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे एक्सिपिएंट है उसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारे ड्रग के जो है एब्जॉर्प्शन पे, या जो हमारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है उनका क्या इन्फ्लुएंस है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन से, और जो हम और ड्रग उसके साथ में यूज़ कर रहे हैं उनका उसके साथ में क्या इंटरेक्शन है और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग। कोई हमारे पास एक तरह से एग्जिस्टिंग ड्रग है वो अगर एक तरह से किसी और फार्मूलेशन में है और उसको एक हमें नए फार्मूलेशन में डेवलप करना है, तो उस कंडीशन में भी हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी स्टडी को यूज़ करते हैं जिससे कि हम उसको और अच्छे न्यू डोजेज फॉर्म में आप कह सकते हैं डेवलप कर सके, जिससे कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी और अच्छी हमें देखने को प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ द मार्केटिंग to determine influence of processing factors, storage and stability on drug absorption। तो इस कंडीशन में अगर कोई हमारे पास न्यू डोजेज फॉर्म है तो अगर हम स्टार्टिंग में उसकी एक तरह से मार्केटिंग करना चाहते हैं तो जो हमारे प्रोसेसिंग फैक्टर्स हैं या उसका स्टोरेज है या उसकी स्टेबिलिटी है वो उसके एब्जॉर्प्शन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसमें हमारा अंतिम है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द अवेलेबिलिटी
drug substance from different dosage form and same dosage form produced by different manufacturer। तो इस कंडीशन में अगर हमें जो हमारी है बायो अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो जो हमारी ड्रग है वो अगर अलग अलग डोजेज फॉर्म में है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको कंपेयर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और अगर हमारी जो ड्रग है सेम डोजेज फॉर्म में है बट अलग अलग है मैन्युफैक्चरर की, तो उनकी भी एक तरह से अवेलेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी को यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज कंपेयर टू द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा है ड्रग है, अगर उसको हम ओरली देते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारा है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से सेम ड्रग का है, उससे हम उसको कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में सिस्टमिक अवेलेबिलिटी में एक तरह से क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बेसिकली हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो आसान तरीके से कहें कि अगर कोई हमारी ड्रग है वो अगर हम कह सकते हैं टेबलेट के वो डोजेज फॉर्म में है, अगर हम उसको एक तरह से एडमिनिस्टर करते हैं कितनी बायो अवेलेबिलिटी उससे हमें प्राप्त होती है, और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं कि सेम ड्रग अगर हम उसको इंट्रावेनसली पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और उसकी जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी प्राप्त होती है, और अगर हम उसको आपस में कंपेयर करते हैं तो वो उसकी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एफ। इसको हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या है, द आईवी डोज इज वो सिलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रावेनस डोज है उसको हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पे लेते हैं, और इसमें हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है एब्जॉर्प्शन का स्टेप है उसको हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे अवॉइड करते हैं। सीधे जो हमारी ड्रग है वो हमारे ब्लड में या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में सीधे इंसर्ट करते हैं। हालांकि कुछ कंडीशन में हम जो हमारा है इंट्रामस्कुलर डोज है उसको भी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं, और इसको हम लोग उसी कंडीशन में यूज करते हैं जब हमारी ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल होती है। तो जो हमारी ड्रग है अगर वो पुअरली वाटर सॉल्युबल है तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम लोग इंट्रामस्कुलरी भी एक तरह से पेशेंट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसको ओरल से कंपेयर वो करके उसका वहाँ पे एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं, F इज इक्वल टू AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर इंटू डोज IV अपॉन AUC IV इंटू डोज एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो अगर हम यहाँ पे AUC की बात करते हैं तो ये हमारा एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे होता है, और इस फार्मूले को यूज करके हम लोग एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। तो इस कंडीशन में अगर हम रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपेयर्ड विद एन ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग सच एज एन aqueous or non-aqueous solution or a suspension, it is referred as relative or comparative bioavailability। तो इस कंडीशन में अगर आसान तरीके से कहें तो जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसको अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं और उसकी जो सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक ओरल स्टैंडर्ड सेम ड्रग से अगर हम कंपेयर करते हैं जिसको कि हम लोग एक्वस या नॉन एक्वस उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करें, या उसका एक्वस या नॉन एक्वस अगर हम सस्पेंशन प्रिपेयर करें और उसको अपने एक तरह से ओरली हम एडमिनिस्टर करें, और उसकी जो सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है उसको एक तरह से डिटरमाइन करके इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो इस कंडीशन में इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल FR से हम इसको इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज टू कैरेक्टराइज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन। तो जो हमारा एक तरह से डोजेज फॉर्म है उससे किस रेट से हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बेसिकली कैरेक्टराइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अगर आसान तो तरीके से बात करें तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वो डोज है, वो जो भी हमारी ड्रग है, अगर हमने उसको हम एग्जांपल लेते हैं वो टेबलेट के फॉर्म में लिया
उसके बाद में अगर हमने उसका एक सेम स्टैंडर्ड यहाँ पे ओरल फॉर्म किया सॉल्यूशन या वो सस्पेंशन फॉर्म किया, तो उस कंडीशन में जब इन दोनों को हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं और इनका जो हमारा सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो उसको ही हम लोग बेसिकली रिलेटिव जो हमारा बायो अवेलेबिलिटी है या कंपेरेटिव बायो अवेलेबिलिटी है उसको हम कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे वो बेसिकली एक तरह से ये यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारी डोजेज फॉर्म है, स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म है, उससे किस अमाउंट में किस रेट से हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो रही है और हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रही है। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो हमारा FR इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एक्स्ट्रा वेस्कुलर 1 इंटू डोज एक्स्ट्रा वेस्कुलर 2 अपॉन AUC एक्स्ट्रा वेस्कुलर 2 इंटू डोज एक्स्ट्रा वेस्कुलर 1। और इस फार्मूले को यूज करके हम रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो ये हमारा है ओरल जो हमारी डोजेज फॉर्म है वो है, और अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये हमारा ओरल स्टैंडर्ड सेम ड्रग का होता है, उसी ड्रग का ओरल स्टैंडर्ड हम एक यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और उसको यहाँ पे 2 से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में बोथ F एंड FR आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। तो इस कंडीशन में जो हमारी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है या रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है, इन दोनों को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।